ऑलराइट क्लास 9, अब जाते हैं अगले लेक्चर की तरफ. चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. In lecture 4, we will talk about the year of depression and about the Hitler. Okay, so you have seen about the Great Depression or the depression in Germany started in 1923. तो 1923 में हालात जो थे काफ़ी बुरे हो चुके थे जर्मनी के. उसने जो पैसा छापा था रेकलेसली, अंधाधुंध जो पैसा छापा था, उसकी वैल्यू इतनी गिर चुकी थी कि यहाँ पर अमेरिका को आकर हेल्प करनी पड़ी. तो उस हेल्प के कारण यहाँ पर क्या हुआ, सम स्टेबिलिटी कुड बी सीन ड्यूरिंग द 1924 and 1928, but the stability was short-lived because the industrial recovery in Germany was dependent on short-term loans. तो अमेरिका ने जो डॉस प्लान बनाया था, जो हेल्प की थी, उससे कुछ रुकावट या कुछ ठहराव उसमें आया था. जो सिचुएशन बेकार हो चुकी थी, बदतर हो चुकी थी, उसमें कुछ सुधार आया 1924 से 1928 तक. लेकिन उसके बाद वो नहीं रह पाया बिकॉज जो लोन दिया गया था वो शॉर्ट टर्म के लिए था. तो ये सिस्टम भी एक जर्मनी के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा कि उसको जो पैसे की नीड थी वो कुछ थोड़े समय तक ही मिल पाई थी. सेकंड, a large portion of these loans came from the USA. This support was withdrawn after the infamous Wall Street crash. तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोन था वो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा था और वो रुक गया जब अमेरिका में खुद उनके देश में मंदी की शुरुआत हुई वॉल स्ट्रीट के क्रैश होने से. तो वॉल स्ट्रीट जो था वो क्रैश हो गया था 1929 तक आते आते, और एक ही दिन में लोगों ने अपने सारे शेयर बेच दिए थे. तो 13-14 लाख शेयर एक दिन में बेचे गए थे, जिससे मार्केट पे जो इनफ्लो था पैसे का वो एकदम से धड़ाम से गिर गया. तो जब अमेरिका में दिक्कत थी तो वो कैसे जर्मनी की हेल्प कर सकता था. The Wall Street Exchange crashed in 1929 and people sold their share in a mad spree. तो लोगों ने पागलों की तरह अपने शेयर बेचे क्योंकि मार्केट क्रैश हो चुकी थी, लोग अपना पैसा निकालना चाहते थे. तो इस तरह से यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जो शेयर मार्केट है अमेरिका का वो क्रैश हो गया. This was the beginning of the Great Depression. The effect of this recession in the US economy was felt all over the world. और ये 1929 में क्रैश होना शुरुआत थी ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी की. महामंदी यानी आपका प्रोडक्शन बंद हो जाए, आपकी नौकरियां छूट जाए, पैसा बंद हो जाए. तो ये वो समय शुरू हो चुका था जैसा अब आप देख रहे हो. तो ये डिप्रेशन है और इससे भी खतरनाक था जो 1929 में आया था, ग्रेट डिप्रेशन. और इसका असर अमेरिका में तो हुआ ही हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हुआ. द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द ग्रेट डिप्रेशन. और जर्मनी की इकोनॉमी उस समय सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी. By 1932, industrial production became 40% of what it was in 1929. और 1932 तक आते आते प्रोडक्शन जो था वो 40% रह गया था, यानी 60% प्रोडक्शन साफ. जो फैक्ट्री 10 प्रोडक्ट बनाती थी वो अब सिर्फ 4 प्रोडक्ट बना पा रही थी. तो आप सोचोगे 6 प्रोडक्ट को बनाने वाले जो कारीगर है वो कहाँ जाएंगे, जो 6 प्रोडक्ट से इनकम आती थी वो कहाँ जाएगी. तो ये था जर्मनी का हाल. नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच हाइट ऑफ 6 मिलियन. और अनएम्प्लॉय लोगों की जो संख्या थी वो पहुंच गई 60 लाख. दिस वॉज द सीन ऑफ जर्मनी. लोग बुरी तरीके से बदहवास डिप्रेस्ड गलियों में तख्ती लगाए घूमते थे, अवेलेबल फॉर वर्क. सड़कों पर क्राइम बढ़ चुका था क्योंकि अनएम्प्लॉय व्यक्ति चोरी लूटपाट करते थे अपने पेट को भरने के लिए. तो काफ़ी सिचुएशन डिप्रेस हो चुकी थी जर्मनी की. फ्रेजाइल रिपब्लिक. फ्रेजाइल रिपब्लिक मतलब नाजुक रिपब्लिक. किसे कहा गया नाजुक? वाइमर रिपब्लिक को. वाइमर रिपब्लिक काफ़ी नाजुक रिपब्लिक रहा. इसमें कमियां थी जिन कमियों ने इसको बिल्कुल कमज़ोर बना दिया था. वो कमियां क्या थी?
Its constitution had some inherent defects, and hence the Weimar Republic was prone to be unstable and vulnerable to dictatorship. तो यहाँ पर क्या था कि इसमें इतने सारे डिफेक्ट थे इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्होंने बनाया था जर्मनी के लोगों ने, वाइमर रिपब्लिक वालों ने, उसमें डिफेक्ट थे। डिफेक्ट क्या थे कि उसमें अनस्टेबिलिटी कभी भी आ सकती थी, एक स्टेबिलिटी नहीं थी, सरकार को लेकर कोई फिक्स सिस्टम नहीं था जिससे सरकार यहाँ पे टिकी रह पाई। उसमें ऐसे ऐसे प्रोविज़न थे कि सरकारों के लिए उनको फॉलो करना लगभग इम्पॉसिबल था। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डिक्टेटरशिप होने के चांस हो जाते हैं। डिक्टेटरशिप क्या होती है कि लोगों का रूल ना हो करके जिसके हाथ में ताकत है, जो पावरफुल है, वो देश को रूल करे, जैसे नेपोलियन ने किया था फ्रांस को। तो यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं पैदा होने लगी थी कि डिक्टेटरशिप के लिए जर्मनी तैयार होता जा रहा था। The provision of proportional representation meant that majority by a single party was impossible and coalition government was the norm. और जो प्रोविज़न था सरकार बनाने का, उसमें ऐसा सेटअप किया गया था मार्क, जिसको छूना पार्टी के लिए इम्पॉसिबल था। सिंगल पार्टी को 50% से भी ज़्यादा सीटें लेनी होती थी अगर उनको सरकार बनानी थी, और ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो इसलिए हमेशा पार्टियां मिलजुल कर सरकार बनाती थी। तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट था वाइमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद है आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट टू पावर टू इम्पोज इमरजेंसी टू सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। इसके साथ आर्टिकल 48 एक बहुत बड़ी कमी थी इसकी, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट जब चाहे इमरजेंसी लगा सकता है देश में, लोगों के अधिकार लोगों से छीन सकता है और डिक्री से रूल करना शुरू कर सकता है। डिक्री यानी अपने लिखित ऑर्डर, कोई कानून नहीं, जो वो लिखेगा उसी से रूलिंग होगी। The average lifespan of cabinet was just 239 days and the emergency was declared many times. तो इसकी वजह से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 239 दिनों तक चल पाती थी। तो इस तरह से इमरजेंसी कई बार लगाई गई यहाँ पर। जब कभी पार्टियों में कोई भी कन्फ्यूज़न होती थी, सरकार गिर जाती थी और फिर दोबारा नई सरकार आती थी। तो इस तरह से सिचुएशन काफ़ी कन्फ्यूजिंग थी। And the people were losing confidence in the republic, and now people were totally depressed. People were not confident about their future. और इस तरह से जर्मनी में ऐसे हालात बन चुके थे जिसमें किसी के अवतार लेने की बात की जाती थी, जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि कोई मसीहा उनको आकर इस उलझन भरी समय से निकाले। सो दैट वॉज द हिटलर, जो बनकर आया मसीहा जर्मनी के लोगों का, जो लोगों के लिए होप लेकर आया था, एक उम्मीद लेकर आया था कि हाँ भाई जर्मनी को इस सारे झंझटों से मुक्ति दिलाएगा। तो हिटलर के बारे में देखते हैं यहाँ पर। हिटलर वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया एंड स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। 1889 में इसका जन्म हुआ। ऑस्ट्रिया कंट्री में ये था, जर्मनी का पड़ोसी देश है। और इसका जो जवानी थी, इसका जो बचपन रहा, वो गरीबी में बीता। He served in the army during First World War where he rose through the rank. उसने आर्मी में काम किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और वहाँ पर ये प्रमोशन लेता लेता पोस्ट एक ऑफिसर लेवल तक पहुँचा। हालांकि इससे पहले भी इसने आर्मी में ज्वाइन किया था, लेकिन इसको निकाल दिया गया था। लेकिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर दोबारा इसको बुला लिया गया, तो वहाँ पर इसने मैसेंजर का काम किया, जो लोगों के मैसेज लेके जाता है वॉर फ्रंट पे। तो वहाँ पर लोग इसकी बहादुरी से, इसके ऑफिसर इसकी बहादुरी से, इसकी ब्रेवरी से इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इसको फिर रैंक दिया। He was furious at various sanctions imposed on Germany through the Versailles Treaty. और वर्साई ट्रीटी के प्रोविजन से ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से गुस्सा था। इसको भी नफरत थी वर्साई ट्रीटी को साइन जो किया गया था उससे। In 1919 he joined a small group called the German Workers' Party. तो इस तरह से उसने 1919 में एक छोटा सा वर्कर का ग्रुप था, जर्मन वर्कर पार्टी, उसको इसने ज्वाइन कर लिया। And subsequently Hitler took over the organization and renamed it as the Nationalist Socialist German Workers' Party. और वो धीरे धीरे इस जर्मन वर्कर पार्टी के टॉप पर पहुंचा, पार्टी को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम रखा
नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जिसे बाद में कहा गया नाजी पार्टी. So this was the Hitler, and this was the introduction of Hitler into this chapter. And tomorrow we will look at the work of Hitler, how he did a different. Uh, he destroyed the democracy. He introduced the dictatorship in the Germany. Okay, so this all we will look at in the next lectures. Okay, so this is the end of lecture 4. Stay tuned for the next. Thank you.